हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स इन द सेंस दैट हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर लाइट एज वेव। नेचर में कुछ कुछ फेनोमेनन होता है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये हम लोग लाइट को अगर पार्टिकल के जैसा कंसिडर करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। So that is why to explain such things we consider light as wave. So ये चैप्टर डील करता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को एक नया टर्म पढ़ना है, दैट इज योर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? जनरली सपोज एक पॉइंट सोर्स है हम लोग के पास, सो हम लोग क्या करते हैं, सपोज दिस इज ए सोर्स एंड वी कॉल इट एज सपोज पॉइंट सोर्स। ये क्या है? एक पॉइंट सोर्स है। ओके, इस पॉइंट सोर्स से क्या हो जाएगा? लाइट निकलेगा बाहर की तरफ। सो लाइट विल प्रोपगेट। यहाँ से कैसे निकलेगा लाइट? इन द फॉर्म ऑफ वेव, स्फेरिकल वेव्स के जैसा निकलेगा ये लाइट। ऐसा ऐसा लाइट निकलेगा, ऐसा ऐसा लाइट निकलेगा। अगर ये क्या हो गया? एक पॉइंट सोर्स हो गया। दिस इज ए पॉइंट सोर्स। अगर ये पॉइंट सोर्स नहीं होता है, सपोज एक लाइन सोर्स है, हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करना होता है। सपोज एक लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स मतलब क्या? एक ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट से वेव फ्रंट कैसे निकलता है? वेव फ्रंट कैसा आ जाएगा? इससे ऐसे ऐसे निकलेगा वेव फ्रंट। इट विल बी ऑफ सिलिंड्रिकल शेप। ये सिलिंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट निकलता है। सो द वेव फ्रंट विल बी ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप। सिलिंड्रिकल टाइप वेव फ्रंट होगा। जब सोर्स क्या हो जाएगा? लाइन सोर्स। लाइन सोर्स, जब सोर्स विल बी लाइन होगा तो क्या ऐसा वेव फ्रंट निकलेगा? सिलिंड्रिकल। पॉइंट सोर्स होगा तो कैसे निकलेगा? दीज आर स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, अगर पॉइंट सोर्स से बहुत दूर डिस्टेंस में जाएंगे तो वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब दिखाई देता है? व्हेन द वेव फ्रंट इज फार अवे फ्रॉम पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स से बहुत लार्ज डिस्टेंस में होगा, जो हम लोग को वेव फ्रंट दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देगा? ये प्लेन वेव फ्रंट जैसा हम लोग को दिखाई देगा। दीज आर रेज। हमेशा रेज जो होता है वो परपेंडिकुलर, जैसे ये सोर्स है, रेज हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। रेज एंड वेव फ्रंट विल ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। रेज शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। वेव फ्रंट क्या दिखाता है? कैसे आगे बढ़ रहा है ये वेव। ओके, लाइट वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज वेव। नाउ इसको कैसे, ये किसने बताया कि ऐसा होता है? दिस वाज सेड बाय हाइजन। दिस वाज सेड बाय हाइजन। तो हाइजन ने कुछ कुछ प्रिंसिपल दिया था, तो बेस्ड ऑन दिस हाइजन प्रिंसिपल वी कंसिडर लाइट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ वेव। लाइट वेव के जैसा होता है। नाउ हाइजन ने क्या बताया था? सपोज दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट। इससे क्या निकलता है? ऐसा ऐसा वेव निकलता है। ये जो वेव निकला, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सोर्स, ये ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करेगा? एक नया सोर्स के जैसा बिहेव करता है। सो ये क्या है? मेन सोर्स है। सपोज दिस इज द मेन सोर्स, पॉइंट सोर्स था, इससे वेव निकला, लाइट का क्या निकला? वेव। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सोर्स विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ light. So whenever if it behaves as a new source of light, what will happen? We can consider that another waves are also coming out from here. इससे भी क्या निकल रहा है? नया नया वेव फ्रंट निकल रहा है। तो यहाँ से कैसे निकलेगा? ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसा सेंटर में ड्रॉ करते हैं इसके लिए। ये है तो इसका वेव फ्रंट ऐसा है, सेंटर में ये नया सोर्स, यहाँ पे फिर से कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये हाइजन ने बताया था कि एक सोर्स निकला, फिर यहाँ से क्या निकला? एक वेव फ्रंट निकला। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स। तो नया वेव फ्रंट बनेगा। तो नया वेव फ्रंट किस तरफ जाएगा? सो एक जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट, इनर साइड में भी टेंजेंट बनेगा,
इनर साइड वाला नया वेव फ्रंट को नहीं दिखाएगा, आउटर वाला टेंजेंट जो होगा वो क्या दिखाएगा, न्यू वेव फ्रंट। सो ये क्या दिखाएगा, नया वेव फ्रंट के जैसा बिहेव करेगा। और ये जो लाइन है, each and every point on this tangent it will behave as a new source. This was said by Huygens. Okay, wave front क्या होता है, it is the locus. You can see wave front क्या है यहाँ पे, ये जो डॉट डॉट है वो क्या है, ये लोकस है ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज में वाइब्रेशन है। जैसे पानी में पत्थर फेंक दिया, पानी गया ऊपर, पूरा ऊपर जब रहेगा, हर एक पॉइंट का जो लोकस होगा उसको सेम फेज में होगा। तो सेम फेज में जो लोकस होता है, सबको ऐड करने से, सबको ज्वाइन करने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी, मैथमेटिकली समझते हैं, अगर दो रे ऑफ लाइट या दो वेव्स अगर एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, सुपर इम्पोज करता है, तो क्या क्या चीज होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू सी। नाउ लेट अस सी, सपोज एक वेव है, और उससे पहले हम लोग को जानना क्या है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ना है। इंटरफेरेंस में वी आर गोइंग टू कंसिडर लाइट टू बी कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है कि लाइट का जो वेव लाइट का जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है और वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है फेज डिफरेंस, हम ये पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, हम लोग लिख देते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट source, coherent sources are those sources which have constant phase difference, constant phase difference that does not vary with time, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। ओके ना, इसको समझते हैं मेनली क्या बताया गया है। ओके, सपोज कोहेरेंट सोर्सेज, मेरे पास दो लाइट का सोर्स है, सपोज दिस इज एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज S1, यहाँ पे अनदर सोर्स है, दिस इज S2। तो सपोज यहाँ से वेव निकला, क्योंकि लाइट को क्या कंसिडर करेंगे, वेव, और यहाँ पे एक पार्टिकल था, यहाँ पे आके लाइट गिरा, यहाँ से और एक वेव जा रहा है, ये जाके यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जाके गिरा। लेट अस से ये जो वेव है, इसका वेव का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा। वेव का इक्वेशन कैसे मिलता है, दिस इज एम्पलीट्यूड है A1 साइन, क्या लिखते थे, ω1t प्लस k x1। x1 क्या है, पाथ, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ, वो क्या है, इसका पाथ है। कितना डिस्टेंस ये गया, डिस्टेंस, ये वाला सोर्स, ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको क्या लिखेंगे, पाथ। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाने वाला डिस्टेंस अलग है, तो उसके लिए पाथ अलग होगा। उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू A2, एम्पलीट्यूड अलग है दोनों का, A2 साइन, दिस इज ω2t प्लस k x1। ना यहाँ पे ω1 लिखा है, यहाँ पे ω2 लिखा है। ओके, इस वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज, दिस इज फेज, और ये क्या है, फेज है। नाउ फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों वेव में, जिस इस पार्टिकल में आके दोनों वेव आके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गिर रहा है, ये वाला वेव यहाँ पे आके गिर रहा है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, देखो क्या लिखा है, फेज डिफरेंस। नाउ फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ω1t प्लस k x1 माइनस ω2t, माइनस कर देते हैं, प्लस कॉमन ले लेते हैं, k x1 नहीं होगा, ये x2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग है यहाँ से यहाँ। ये वाला सोर्स से ये पूरा P पॉइंट तक जो डिस्टेंस जा रहा है, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला है, x2 बोला है, तो उसको लिखा है यहाँ पे x2। नाउ यू कैन सी ये क्या आ जाएगा, ω1 माइनस ω2, यहाँ पे आ गया t, प्लस k कॉमन ले लेते हैं, दिस बिकम्स x1 माइनस x2। नाउ यू कैन सी दैट फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यू कैन सी जो फेज है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। सो ये जो सोर्स होगा, अगर ये हम लोग दोनों सोर्स लेते हैं जिसमें ω1 और ω2 दो अलग अलग है, दोनों क्या है, यहाँ पे ω1 लिखा है, यहाँ पे ω2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस इज फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। नॉन, दिस इज फेज डिफरेंस किसके लिए, नॉन
कोहेरेंट सोर्स। क्यों, डेफिनेशन में क्या लिखा हम लोगों ने? कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज सोर्सेज व्हिच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस दैट डज नॉट वेरी विद टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करते। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए तो ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, देन उस केस में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दैट केस फेज इज गिवन बाय योर, ये तो जीरो हो गया तो क्या आ जाएगा? के x1 माइनस x2। ओके, के x1 माइनस x2। नाउ यू कैन सी ये कांस्टेंट फेज है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों का जो सेपरेशन होगा वो क्या आ जाएगा? पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। दोनों वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये आगे जा रहा है, ये थोड़ा, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, दोनों सोर्सेस का अगर पोजीशन अलग है तो पी पॉइंट में आने के लिए डिस्टेंस अलग अलग चाहिए, तो वो जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड के इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो फाई क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट व्हाट वी हैव रिटन हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ जा रहा है, कब हो रहा है? जब ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ओमेगा 2। मतलब ओमेगा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा या सेम होगा, कांस्टेंट या सेम भी बोल सकते हैं, इसके लिए, इस सोर्स के लिए जो ओमेगा, इस सोर्स के लिए भी वही ओमेगा होना चाहिए। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, या 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट या सेम, या एफ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? एफ कांस्टेंट या सेम। के तो क्या है? कांस्टेंट ही है। जब ओमेगा कांस्टेंट या सेम होता है, एफ कांस्टेंट या सेम होता है, के कांस्टेंट होता है, उस वाला टाइप ऑफ सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, रिमेंबर, ओमेगा कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो उस टाइप ऑफ सोर्सेस के को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे। इन दिस केस जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे ओमेगा 1 टी लिखा है, ओमेगा 2 टी लिखा है, तो ये दोनों जो सोर्सेस है वो कैसा सोर्सेस है? नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, रिमेंबर दिस एज नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। ना ये दोनों वेव जब ओवरलैप करेगा तो ये P वाला जब पॉइंट होगा, P वाला जब पॉइंट होगा वो डिपेंड करेगा कि P क्या है, ब्राइट है या डार्क है, या हमेशा थोड़ा बहुत ब्राइट रहेगा या थोड़ा बहुत डार्क रहेगा। ओके ना, अगर इस पॉइंट को कंप्लीटली ब्राइट दिखना है या कंप्लीटली डार्क देखना है तो सोर्सेस कैसा लेना है हम लोगों को? कोहेरेंट। रिमेंबर, अगर P पॉइंट को, सी इन द डायग्राम, P पॉइंट को अगर हम लोग को कंप्लीटली ब्राइट दिखना है या कंप्लीटली डार्क दिखना है, देन इन दैट केस द सोर्स शुड बी कोहेरेंट, एंड इफ द सोर्स हैज टू बी कोहेरेंट देन ओमेगा शुड बी कांस्टेंट। तो उस इक्वेशन में हम लोग ओमेगा 1 की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा 2 की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा। ओमेगा 2 की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा। कब? जब हम लोग को P पॉइंट कंप्लीटली ब्राइट दिखना है या कंप्लीटली डार्क दिखना है, इसलिए हम लोग को पढ़ना होता है कोहेरेंट सोर्सेस। नाउ लेट अस सी मैथमेटिकली कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ब्राइट कब होता है, डार्क कब होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेट अस फाइंड इट आउट। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस में यहां लिख देता हूं, फेज डिफरेंस फाई कितना आया? दिस इज के एंड दिस इज x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x। फिर डेल्टा x को क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। फाई को क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। फाई इज योर फेज डिफरेंस, डेल्टा x इज योर पाथ difference. Okay, remember this point. Okay, let me erase it and let us see the mathematical expressions. इसके लिए हम लोग mathematical expression देखते हैं अभी। ना हम लोग को पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ से ये क्यों ब्राइट होता है, क्यों डार्क होता है? ये P पॉइंट ब्राइट कब होगा? जब एक वेव आ रहा है, सपोज ऐसा एक वेव आ रहा है, ऐसा दूसरा वेव आ रहा है, ऐसा लाइक एंड सेक। इसका क्या है? ये y1 है, मैक्सिमम क्या है? एम्पलीट्यूड a1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? a2 आ जाएगा। तो नया जो वेव आएगा क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट करेगा तो कैसा बन जाएगा? ये क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 आ जाएगा, या इसको क्या बोल सकते हैं? a1 प्लस a2 इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, वेव के फॉर्म में लिख देते हैं y1 प्लस y2। दोनों क्या है?
क्रेस्ट है तो क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। वही सेम चीज अगर वेव ऐसा जा रहा है और दूसरा वेव ऐसे जा रहा है, ना यू कैन सी ये ऊपर है, ये क्या है नीचे। तो इसका जो इंटरफेरेंस मिलेगा अगर A1 A2 इक्वल है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये ब्राइट। तो डिपेंड करेगा कैसे क्या ओवरलैपिंग हो रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, मतलब ऐसा ओवरलैप करेगा तो क्या आ जाएगा, ब्राइट। अगर ऐसा ओवरलैप करेगा तो क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, यू कैन नोट इट, लेट मी इरेज इट, लेट मी सी इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं अभी। नाउ इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, लेट अस से दिस इज रिजल्टेंट वेव, दिस इज गिवन बाय y1 प्लस y2, और ये yr जो आ जाएगा, दिस इज गिवन बाय a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस x1 kx1, दिस इज kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। ओके, ये हम लोग को मिलेगा ना। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कर सकते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो एक छोटा सा हम लोग को चीज याद रखना है, लेट अस ड्रॉ वन पैरेललोग्राम। एक वेक्टर है इस तरफ a1 वेक्टर, इस तरफ है कौन सा, ये वाला a1 वेक्टर। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता है, साइन 90 इज 1, तो क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू a1 इस तरफ लिखा है। और इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, 5 है। मतलब इस तरफ अगर a2 ले लेते हैं तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 5 है, क्योंकि फेज डिफरेंस है 5 हम लोगों ने निकाल के रखा है। तो इसका और इसके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, दैट इज फेज का डिफरेंस है, वो कितना है, 5 है ना। इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट इज गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट AR। सो ये जो आ गया YR, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AR इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। A1 A2 मिल गया, कितना बन गया, AR। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, ये तो साइन है, इसमें क्या ओमेगा t प्लस kx1 ओमेगा t प्लस kx2। ना यू कैन सी ये जो रिजल्टेंट है A1 से आगे है, एंटी क्लॉकवाइज में है, कितना एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा एंगल। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है A1 से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके रेस्पेक्ट में। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, A1 साइन ओमेगा t प्लस kx1। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा t प्लस kx1, साथ में कुछ एंगल आगे जा रहा है, सो ये बन जाएगा थीटा। सो इसका जो रिजल्ट है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वीज में नाउ ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, राइट। नाउ ये हम लोग को पता चल गया। तो ये इसका जो रिजल्टेंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। नाउ ये AR जो होगा वो कैसे मिलेगा, AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। A क्या है, एम्पलीट्यूड है वेव का, A1 भी क्या था, एम्पलीट्यूड था, इस वेव का एम्पलीट्यूड था ये A1, इसके लिए क्या था, A2 था, दोनों मिलकर एक नया वेव बनाया, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, AR है। फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन फाइंड AR इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दो वेक्टर है, दो वेक्टर के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस थीटा के जगह दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई एंगल, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, फाई लिखेंगे, राइट। सो इसी को अगर स्क्वायर कर देते हैं, व्हाट वी कैन राइट, AR इज इक्वल टू स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, राइट। क्या है ये रिजल्टेंट फॉर्मूला, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट था उसके लिए ये फॉर्मूला था, वही लिखा है, कुछ नहीं किया। ना ये जो P पॉइंट होगा उसका इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P पॉइंट में जो इंटेंसिटी होगा
वो कैसे मिलेगा? सो व्हाट वी नो इन द वेव, इन क्लास 11 वेव वाला में वेव जो पढ़े हैं हम लोगों को क्या पता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। सो यहाँ से इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन यू विल गेट ए कांस्टेंट ए स्क्वायर। अगर ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड क्या लेंगे? रिजल्टेंट लेंगे। सिमिलरली अगर इंटेंसिटी क्या लेंगे? पहला वेव के लिए, ये पहला वेव का इंटेंसिटी कितना है तो उसके लिए क्या लिखा? I1, तो इसके लिए लिखेंगे क्या? K A1 स्क्वायर। सिमिलरली I2 इंटेंसिटी फॉर द सेकेंड वेव, ये जो सेकेंड वेव सेकेंड सोर्स से निकल रहा है S2 से, S2 सोर्स से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी कैसे मिलेगा? I2 इज गिवन बाय K A2 का स्क्वायर ना। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 ना। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। AR की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? सो यू कैन से AR स्क्वायर इज इक्वल टू IR, क्या आ जाएगा? IR बाय क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा? I1 बाय K, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं A1, फ्रॉम हियर यू कैन सी A1 क्या आ जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 बाय K। सिमिलरली A2 की जगह A2 के लिए क्या लिखेंगे? A2 स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? I2 डिवाइडेड बाय K प्लस 2A1 A2 है, 2A1 मतलब रूट अंडर रूट ऑफ I1 और ये क्या आ जाएगा? रूट K रूट I2 बाय K और ये क्या आ जाएगा? cos phi। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, IR आ जाएगा, ये बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos phi। कैसे आ गया? रूट के इंटू रूट के हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल चला जाएगा। सो रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज cos phi। ओके, IR इज गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos phi। नाउ समझ में आ गया? ये एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है। नाउ ये जो इंटेंसिटी होगा वो ब्राइट होगा कब? जब cos phi का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये B पॉइंट डार्क होगा कब? जब cos phi का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम, है कि नहीं? cos phi के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी cos phi का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कब होता है? 0 डिग्री में होता है। नेक्स्ट कब होता है? 180 डिग्री में होता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। कितना फेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो लाइट होगा वो ब्राइट होगा, P पॉइंट जो होगा वो ब्राइट होगा या डार्क होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो फेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को याद क्या रखना है अभी यहाँ से? ओके, फेज क्या होता है? ये साइड में लिख कर रख देता हूँ, दैट इज फाई जो हम लोगों को मिला है फेज इज इक्वल टू क्या है? K इंटू डेल्टा एक्स, K इंटू डेल्टा एक्स। ओके, let me erase this part। now P पॉइंट को ब्राइट बोलेंगे या P पॉइंट को डार्क बोलेंगे, डिपेंड करेगा किसके ऊपर? cos phi के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ जब ब्राइट मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब डार्क मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं 2 कॉलम बना के लिख देता हूं, एक साइड में लिख देता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ए कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट मिलेगा। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ IR यहां से देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब cos phi क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। cos phi जब मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब क्या आ जाएगा? ब्राइट मिलेगा। जो P पॉइंट था, 2 वेव जाके जहां पे मिल रहा है वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। कब? जब cos phi मैक्सिमम होता है। cos phi मैक्सिमम कब होता है? 1 होता है। 1 कब होता है? जब फेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट 2 पाई होता है, नेक्स्ट 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा। सो इन जनरल फाई कितना होना चाहिए? 2n पाई, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3। अगर n का वैल्यू यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिखा है 0 2 पाई 4 पाई में क्या होता है? cos मैक्सिमम होता है। अगर cos
यहाँ पे n लिख दिया, n का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, n का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई, n का वैल्यू 3 लेंगे तो कितना मिलेगा 4 पाई। सो इन जनरल व्हाट वी कैन से, अगर फाई का वैल्यू 2n पाई होता है तो हम लोग को जो मिलेगा वहाँ पे द पी पॉइंट, जो पी पॉइंट था जहाँ पे ये पी पॉइंट था, दो वेव आके यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये y1 था y2 था, दिस इज सोर्स s1, दिस सोर्स इज s2। ये ब्राइट मिलेगा कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। ये कौन सा टर्म में लिखा है, ये फेज के टर्म्स में लिखा है, इन टर्म्स ऑफ फेज। फेज कितना होना चाहिए 2n पाई। सिमिलरली डार्क के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो -1 होगा तो कॉस फाई कब 0 कब होता है, -1 कब होता है कॉस फाई इज 0 कब होता है, पाई में होता है 180। नेक्स्ट कहाँ होता है, नेक्स्ट इज योर 3 पाई में होता है। नेक्स्ट कहाँ होता है 5 पाई में होता है। तो मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिलता है ऐसा। इन जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई जो होगा इन जनरल ये ऑड नंबर है इक्वेंसी, इसको क्या लिख सकते 2n - 1 इंटू पाई, वेयर n यहाँ 0 से शुरू नहीं होगा क्योंकि पाई से शुरू हो रहा है, तो n कहाँ से शुरू होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n का वैल्यू अगर 1 लेंगे यहाँ पे n इंटू 1 कितना आ गया 2 2 - 1 पाई। n का वैल्यू 2 लेंगे 2 इंटू 2 4 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। तो ये इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं, अगर फेज ये फेज के फॉर्म में लिखा है, तो इन टर्म्स ऑफ फेज अगर फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, तो क्या मिलेगा डार्क पॉइंट मिलेगा। वही सेम चीज अगर फाई कितना होता है 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, तो क्या मिलेगा ब्राइट पॉइंट मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लेट अस से इन टर्म्स ऑफ योर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के फॉर्म में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, ये फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी फाई जो है वो क्या है k डेल्टा x। इस डेल्टा x को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई डिवाइडेड बाय k। k क्या था, ओके k को पुट कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाई इक्वल टू k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है k का वैल्यू इन द वेव। जो क्लास 11 का वेव्स होता है वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा x। तो यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा फाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, फाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग पाथ डिफरेंस। सो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 2 पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होने से ब्राइट दिखाई देगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 5। ये 5 को इस तरफ लिख देता हूँ 5 तो हम लोग को पता है 5 कितना होना चाहिए 5 0 2 पाई 4 पाई। तो 5 इक्वल टू कितना यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू में, कितना आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। और 5 का जो जनरल फॉर्मूला है, 5 के लिए जनरल फॉर्मूला कितना लिखा है 2n पाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2n पाई। सो 2 से 2 कैंसिल गया, पाई से पाई कैंसिल गया, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा n लैम्डा। सो इट शुड बी n लैम्डा। ये n लैम्डा होना चाहिए, तभी क्या मिलेगा हम लोगों को, n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है 0। सो डेल्टा x कितना होगा 0। पाथ डिफरेंस अगर कुछ भी नहीं है, दोनों वेव अगर सेम डिस्टेंस में जा रहा है तो जो ओवरलैप करेगा तो ब्राइट मिलेगा। नेक्स्ट अगर लैम्डा डिस्टेंस होगा, n का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 लेने से कितना आ जाएगा लैम्डा। ओके, नेक्स्ट n का वैल्यू 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। नेक्स्ट n का वैल्यू क्या ले लेते हैं 3 लैम्डा। तो ऐसे ऐसे हमसे चलते जाएंगे तो क्या मिलता जाएगा हम लोग को ब्राइट पॉइंट मिलता जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ना यहाँ पे देखते हैं डार्क पॉइंट के लिए, डार्क पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस कैसे मिलेगा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ओके सेम डेल्टा x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो दिस इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। और फेज कितना है यहाँ पे, फेज कितना था 2n - 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2n - 1, ये पाई है। नाउ
कहाँ से शुरू होता है, n1 से शुरू होता है, n शुरू होने से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो डेल्टा x कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोगों को, यू कैन सी, ये पाई पाई कैंसिल कर देते तो कितना मिलेगा, पाई बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 2n-1। अभी पुट कर देते हैं, n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 1, अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 is 2, 2 - 1 is 1, मतलब डेल्टा x कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट n = 2, 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो ये कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे चलता जाएगा। मतलब जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है एंड 3 लैम्डा बाई 2 होता है, 5 लैम्डा बाई 2 होता है, तो क्या मिलता है हम लोगों को, जो P पॉइंट है वो डार्क मिलता है, राइट। ग्राफिकली अगर समझते हैं हम लोग, ये था एक वेव, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये लैम्डा है, वेवलेंथ, राइट। अगर लैम्डा बाई 2 होना है तो कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ भी क्या आता है, यहाँ पे लैम्डा होता है। ओके, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज ये ऐसे जा रहा है, ओके, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो इसका लैम्डा है, इसके लिए क्या है, ये लैम्डा बाई 2 है। यहाँ से लेकर यहाँ क्या है, ये लैम्डा है, और यहाँ से क्या है, ये लैम्डा बाई 2 है, ओवरलैप हो रहा है, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, इसके ऊपर क्या है, ये ऊपर की तरफ है वेक्टर, ये नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ओके, सो इन दिस वे पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो इक्वेशन था मेरा इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, नंबर 3, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं होगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी नंबर 3, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई आर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी cos फाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 1, तो ये फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज I1 + I2 प्लस दिस इज 2 √of I1 √of I2 हो जाएगा cos, ये कितना आ गया 1 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज IR इज इक्वल टू दिस इज √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। मतलब ब्राइट होने के लिए कंडीशन क्या है, इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू √of I1 प्लस √of I2 होल स्क्वायर होना चाहिए, किसमें, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पे डार्क मिलने के लिए इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, IR, यहाँ पे cos मिनिमम कितना होता है, -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा IR, सो इट बिकम्स I1 प्लस I2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 यहाँ आ गया, -1 ये -2 आ जाएगा, सो -2 √of I1 √of I2। सो जो इंटेंसिटी आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दिस इज गिवन बाय √of I1 माइनस √of I2 होल स्क्वायर। सो डार्क के लिए ये कंडीशन आ गया, ब्राइट के लिए, इंटेंसिटी के लिए ये कंडीशन आ गया। ओके, सिमिलरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहला कंस्ट्रक्टिव था यहाँ, कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। इसके लिए इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड अगर लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ये कितना था 3, नंबर 4, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय A1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। cos फाई, ओके, और इसको अगर हटा देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये था। तो अगर कंस्ट्रक्टिव होना है, cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए कितना आता है 1 होता है, 1 आ जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई कितना आ गया, ये इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1 मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, नंबर 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, AR, ये कितना होना चाहिए, cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्शन के लिए, -1, तो -1 पुट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा वैल्यू, AR इज इक्वल टू A1 माइनस A2 कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये क्या था, इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल फॉर्म था, वेव को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं।
ओके इसके बाद हम लोग को देखना है डॉपलर्स इफेक्ट. वी आर गोइंग टू सी डॉपलर्स इफेक्ट राइट नाउ. Now let us see Doppler's effect in light. Doppler's effect in light में हम लोग क्या करते हैं? Doppler's effect कहाँ आता है? जब भी relative motion होता है between the source and the observer. एक source है और एक observer है, दोनों के बीच में जैसे ही relative motion आएगा तो Doppler's effect होता है. Doppler's effect में क्या होता है? हम लोग को apparent frequency दिखाई देता है. मतलब suppose ये source है, पहले हम लोगों ने साउंड के रेस्पेक्ट में ये देखा था इन वेव, अभी लाइट के एक्सपेक्ट में देखना. सपोज ये हम लोग का एक क्या है सोर्स है जिससे लाइट निकल रहा है और ये हम लोग है, सपोज दिस इज आवर आर्ट, ये सोर्स है. ये सोर्स दूर जा रहा है, जैसे दूर जा रहा है इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा जो इसमें रिसीव करेगा वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे दोनों रेस्ट में था, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है यहाँ से यहाँ पे जो पहुँच जाएगा दोनों फ्रीक्वेंसी, इससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वहीं पहुँचेगा. लेकिन जैसे ही इसमें मोशन आ गया, ये दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो दूर जा रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पहुँच रहा था, जो वेवलेंथ था वो डिक्रीज हो जाएगा वेवलेंथ. एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. नाउ लेट अस सी, सपोज ये मेरा ये सोर्स है एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वर. मतलब ये 8 है, सपोज ऑब्जर्वर क्या है, ये 8 है, ये क्या है सोर्स है, मतलब एक स्टार है. सपोज ये जो स्टार है इनिशियली सपोज रेस्ट में था, दोनों मान लेते तो इससे वेव कैसे निकलेगा, ऐसा गया वेवलेंथ और यहाँ जाके पहुँच रहा है ना. ये इस तरफ मूव करना शुरू किया, दिस वेव इज मूविंग इन दिस वे, सोर्स मूव करना शुरू किया तो ये जो वेवलेंथ होगा, ये जो वेवलेंथ था यहाँ से लेकर यहाँ वेवलेंथ, वो क्या हो जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा. तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. इंक्रीज करने से हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं. जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. डिक्रीज के लिए क्या साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे. जैसे वेवलेंथ बढ़ता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है. हम लोग को पता है VIVGYOR ये विवगर था, राइट, ये विवगर होता है. वेवलेंथ क्या हो रहा है इसमें, वेवलेंथ इंक्रीजेस. वेवलेंथ बढ़ता किस तरफ है, इस तरफ बढ़ता है. ओके जब सोर्स दूर जा रहा है, जैसे सोर्स दूर में जाएगा दैट इज योर, ये पॉजिटिव हो रहा है. कहाँ लिखा है, लैम्डा क्या है, पॉजिटिव. फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जैसे ये बढ़ जाएगा वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है. फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, रेट शिफ्ट की तरफ होता है. नाउ व्हाई, सी वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज. वेवलेंथ किस तरफ इंक्रीज होता है, इस तरफ, राइट, क्योंकि वेवगर में क्या होता है, सबसे कम वाला वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है. फिर शिफ्टिंग किस तरफ होता है, इस तरफ जैसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा तो रेट शिफ्ट बोलते हैं उसको. जैसे यहाँ पे लिखा है रेट शिफ्ट. फ्रीक्वेंसी नेगेटिव, वेवलेंथ पॉजिटिव, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज लेस, इसलिए माइनस साइन है. एपरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलेंगे, रेट शिफ्ट. एस्ट्रोनॉमर्स की हम लोग को क्या बोलते हैं, रेट शिफ्ट बोलते हैं. सिमिलरली इसका उल्टा होने से क्या हो जाएगा, जब सोर्स यहाँ पे है, सपोज दिस इज द सोर्स, दिस इज द ऑब्जर्वर, एक्चुअली ये था वेव. जब ये सपोज 8 है, इसके तरफ जैसे मूव करेगा तो ये वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि नजदीक जा रहा है. वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से किस तरफ होगा, ये वायलेट के तरफ मूव करता है. लेकिन हम लोग वायलेट शिफ्ट नहीं बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं. मेनली ये जो तीनों कलर होते हैं देखने में एग्जैक्टली नियरली सेम ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं. ये डॉपलर्स इफेक्ट के लिए. कब, जब सोर्स नजदीक जाएगा, when the source will move towards the observer, उस केस में क्या हो जाता है, you can see wavelength decrease हो जाता है तो frequency increase हो जाता है. Again the main formula is given by this, apparent frequency is given by mu. ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जिस सोर्स से जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो वाला फ्रीक्वेंसी है, और ये 1 प्लस माइनस म्यू डिवाइडेड बाय c करते हैं, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट. ओके नाउ इसके लिए हम लोग के पास क्या है फॉर्मूला, यू कैन सी. ओके दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ओके लेट मी सी. So this should be actually this is v, this is velocity of light. So this is velocity of light where this is ये velocity source का
कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उस सोर्स का, जैसे ये सोर्स है ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वाला वेलोसिटी क्या है, ये है। फिर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। म्यू क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स में जब रेस्ट में था उससे कितना फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, वो वाला फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाला फ्रीक्वेंसी। और ये म्यू डैश वो क्या है, जो अपीयर करेगा फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज योर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। सिमिलरली दिस वेलोसिटी, ओके, दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, आपका बुक में भी दिया हुआ है ये फॉर्मूलाज। ओके, this velocity is given by this formula, v is equal to delta mu a, frequency है, change in frequency by original frequency into speed of light। in terms of wavelength इसको कैसे लिख सकते हैं, v is equal to plus minus delta lambda by lambda into c, सेम है। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम लेवल 1, ओपन योर बुक एंड लेट अस कम टू लेवल 1। ओके, लेवल 1 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कम टू क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन ओवर दियर। सर इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो डॉपलर्स इफेक्ट मींस व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट। जो रिलेटिव मोशन में ये चीज होता है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर वेव्स वाला जो चैप्टर है इन क्लास 11, वहाँ पे डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा है। यहाँ पे लाइट में होता है, लाइट के केसेस में ये होता है। ओके, ब्लू शिफ्ट भी पता चल गया हम लोगों को, रेड शिफ्ट भी पता चल गया। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, बाय हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ, दिस इज लेवल 1। हाइजेंस प्रिंसिपल वेव थ्योरी से रिलेट करता है, तो वेव थ्योरी किस चीज को डिफाइन करता है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू कैन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट इज कंसिडर्ड टू बी पार्टिकल। दिस वाज डन बाय आइंस्टाइन एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, इन हाइजेंस वेव थ्योरी द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, जैसे मैंने बोला था ये पॉइंट सोर्स है, ये सब क्या है इनका लोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नया सोर्स बन गया है ये लोकस। ओके, तो सभी सेम फेज में वाइब्रेट करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स था, इसको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, रे डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स फ्रॉम ए वेव फ्रंट, दैट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट निकलता है, ये कैसा है देखने में, ये पॉइंट सोर्स है, इससे कैसा निकलता है वेव फ्रंट, स्टार्टिंग में बताया अभी कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 3 के लिए आ जाएगा बी, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल वेवलेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू डॉपलर्स इफेक्ट इज नोन एज, क्या बोला है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वी आई बी जी वाई ओ आर, विबगर, वेवलेंथ किस तरफ इंक्रीज होता है, रेड की तरफ। तो इस शिफ्टिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, रेड शिफ्ट। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। वेवलेंथ बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, किस तरफ हो रहा है, ये रेड की तरफ होगा। ओके, नेक्स्ट लेट नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन न्यूटन्स पोस्टुलेट हिज कॉर्पुसल्स थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ, न्यूटन ने जो लाइट का थ्योरी दिया था, दिस वाज बेस्ड ऑन कॉर्पुसल्स थ्योरी। ये कॉर्पुसल्स थ्योरी में, थ्योरी के थ्रू हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें से एक्सप्लेन कर सकते थे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उसमें एक ये क्या था, डिमेरिट था, या उस समय तो सब हो जाता था, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये क्या होता है, डेंसर मीडियम में, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है और रेयर मीडियम में कम होता है, जो गलत था। तो ये थ्योरी फेल हो गया था, एंड इट वाज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट।
ओके, सो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो इट विल बी सी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर along ray for a wavelength whose equation is given by, okay, एक इक्वेशन दिया हुआ है x square plus y square minus z is equal to 6, पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है 2 3 7, यहाँ पे निकालना हम लोगों को यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को स्लोप निकालना होता है पार्शियल डिराइवेटिव के थ्रू। सो स्लोप या ग्रेडियंट इज गिवन बाय पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ डेल्टा x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर करेंगे प्लस डेल्टा y ऑफ y स्क्वायर माइनस डेल्टा z ऑफ z। ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा और जीरो होने से ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा ये, और कौन सा डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में, तो आई कैप लगाएंगे, फिर से ये कितना आ जाएगा 2y, ये कितना आ जाएगा j कैप माइनस ये क्या आ जाएगा k कैप ना। यूनिट वेक्टर जो होगा इसका यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, ओके, इसका यूनिट वेक्टर निकालने से पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 3, ये तो रहेगा ही नहीं, ये जे कैप है तो ये के कैप रहेगा ऐसे। सो दिस इज 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप। नाउ यूनिट वेक्टर को कैसे मिलेगा, ये ऐसे ही रखेंगे आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप। और यूनिट वेक्टर निकालने कौन सा पोजीशन में निकालने के लिए दिया था हम लोगों को, व्हाट वाज गिवन, ओके, हम लोगों को कौन सा पोजीशन दिया था यहाँ पे, ओके लेट मी सी। सो तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस ही लेना है, वैल्यूज को कितना आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 3 3 4, ओके 36 16 and 1, सॉरी 53 रूट 53 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप, कहाँ दिया हुआ है रूट 53 इन ऑप्शन ए, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर यार 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाइजेन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट में बी यूज्ड टू, ऑप्शन ए क्या दिया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक्सप्लेन द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द लाइट, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो वे हाइजेन प्रिंसिपल यूज करके क्या निकाल सकते हैं हम लोग, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन विल बी न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, दैट इज ऑप्शन सी। 7 के लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फॉर क्वेश्चन नंबर ओके 8 ओके 9 देखते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। The observed wavelength of a light coming out from a distant galaxy is found to be increased by 0.5%. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5% आ रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है। सो डेल्टा एक्स कितना दिख रहा है 0.5%, 0.5% दिया हुआ है, तो इतना इंक्रीज दिखाई दे रहा है। सो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5/100, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछा है हम लोगों को, as compared with that coming from a terrestrial source the galaxy is stationary, तो galaxy stationary होगा क्या, galaxy तो stationary नहीं होगा, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था इसके लिए, क्या था, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू v बाई सी। ये v अगर निकल गया तो सोर्स का वेलोसिटी पता चल जाएगा, तो स्टेशनरी है या नहीं है पता चल जाएगा ना। यहाँ से क्या दिया हुआ, ये 0.5, ये है 100 एंड दिस इज v डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5/100 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। सो दिस बिकम्स
5 3 is 15, 1.5 इंटू 10 रेज तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका वेलोसिटी है कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है सब। सो ऑप्शंस कहाँ दिया हुआ है? सो यू कैन सी इन द ऑप्शन दे रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ विद a velocity equal to 1.5। सो ये ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी ये वैल्यूज दे दिया है हम लोगों को। सो ये कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर योर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कितना दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10? So in question number 10, what is given? A heavy body is receding from the earth's surface such that the fractional change in lambda is 1। fractional change in lambda wavelength बोला है, fractional change में lambda by lambda कितना दिया हुआ है? 1, ये बोल दिया। Then the velocity v कितना होगा? Same formula lambda by lambda is equal to v by c। So ये lambda by lambda कितना है? delta lambda by lambda 1 दिया हुआ, ये v है ये c है, तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही रहेगा। तो कहाँ दिया है ये ऑप्शन? सो ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11? टू डेमोन्स्ट्रेट द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्सेज विच एमिट रेडिएशन ऑफ। फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है। कोहेरेंट सोर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ, द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग ए डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। द मोर एक्यूरेट विल बी ऑप्शन नंबर डी। फ्रीक्वेंसी तो सेम होना चाहिए, साथ में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम लोगों को जो डायग्राम है हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, छोड़ देते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस, उससे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।